ये विटामिन बी 12 यहाँ पर मौजूद है मान लो, तो विटामिन बी 12 को एब्जॉर्ब कराने में सबसे बड़ा रोल किसका होता है? इंट्रिंसिक फैक्टर का। तो अब बताओ, अगर किसी बंदे ने के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर ना निकले तो विटामिन बी 12 एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो इस वजह से आओ तुम्हें एक बड़ा अच्छी सी एक थ्योरम दिखाते हैं, नेक्स्ट पेज पे दिखाऊंगा मैं इसे, कि मान लो पैराइटल सेल किसी की कम है, किसी की बॉडी में कम है या खराब हो रही है, तो इंट्रिंसिक फैक्टर कम निकलेगा। अब इंट्रिंसिक फैक्टर कम निकलेगा, लिखते जाओ। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर कम निकलेगा तो विटामिन बी 12 जहां से खाओगे फिर पीछे से निकल जाएगा, ये कम एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्प्शन कम। बी 12 का एब्जॉर्प्शन अगर कम होगा तो बेटा विटामिन बी 12 का जो भी काम होगा वो नहीं हो पाएगा, तो आरबीसी मैच्योरेशन कम होगा, क्योंकि विटामिन बी 12 का काम होता है आरबीसी को मैच्योर करना। आरबीसी मैच्योरेशन कम होगा तो खून की कमी पड़ जाएगी, तो बंदे को क्या हो जाएगा? एनीमिया। अब ये हो गई कहानी पैराइटल सेल के खराब होने से। सब लोग समझ गए इसको? सब लोग समझ गए? हाँ, इसी को बोलते हैं कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। ये सर आपने फिलॉसफी में बताया था। हाँ बताया था बेटा, क्योंकि डाइल्यूटेड HCl हो जाता है विष्णु। ठीक है, चलो ठीक है। देखो बेटा पैराइटल सेल, विनोद सुनो, विनोद पैराइटल सेल, एक तो बेटा सब लोग अपना ओरिजिनल नाम से आईडी बनाया करिए प्लीज। अच्छा, मैं आज आपको सबको बोल दे रहा हूं, अपना गूगल मीट डिलीट करके दोबारा बनाइएगा कल से, मतलब जो ओरिजिनल नाम हो, ताकि हम लोग मैं आपसे इंटरेक्ट कर सकूं, मैं पहचान पाऊं ना कि कौन बच्चा कितना रिस्पांस दे रहा है, तो मैं भी उसके क्वेश्चन को उतना ज्यादा दूंगा, तो सब सही पर ज्यादा रिस्पांस दूंगा। जो सबके ओरिजिनल नाम हो ना, ओरिजिनल नाम, ठीक है, टी सीरीज बना लेते हैं, है ना, और बना देंगे थंडर वर्ल्ड, इस टाइप का अजीबो गरीब नाम, और एंजल प्रियंका बस कोई नहीं बनाएगा, बता दे रहा हूं। हाँ आओ, पैराइटल सेल विनोद जब कम होगी तो इंट्रिंसिक फैक्टर वो निकालती है, वो कम हो जाएगा। इंट्रिंसिक फैक्टर कम तो विटामिन बी 12 एब्जॉर्ब कम होगा, क्योंकि उसका काम है, और बी 12 का काम है आरबीसी मैच्योर करना, तो आरबीसी मैच्योर कम होगी, आरबीसी मैच्योर कम होगी, खून की कमी पड़ेगी, दैट इज एनीमिया। आप समझ गए विनोद? आप समझ पाए? हाँ प्रियम, ठीक, आइए हम लोग वापस स्लाइड पे चलते हैं अपने। चलिए, पूरा नाम है कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। अब इधर देखिए स्टमक की क्या कहानी है। हाँ, अभी स्टमक बड़ा रखते, बाद में छोटा करके स्क्रीनशॉट करवा देंगे। अब इधर देखिएगा, अब स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है, बोलो पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिनोजन, या पी से पेप्सिन बोल दो। अब लेकिन जब आपका पेप्टिक या चीफ सेल जितने भी एंजाइम निकालेगी वो पेप्टिक या चीफ सेल निकालेगी, ये क्या निकालेगी? पेप्सिनोजन निकालती है, जो कि इनएक्टिव फॉर्म है। हम कहते हैं किसी के नाम के पिछवाड़े जेन लगा दो और पहले प्रोपीप्लाई लगा तो वो उसकी इनएक्टिव फॉर्म है, मतलब अभी ये प्रोटीन का डाइजेशन नहीं कर सकता। पेप्सिनोजन पहले कन्वर्ट होता है पेप्सिन में, क्योंकि और ये काम होता है pH 1.8 पे, अगर pH ये नहीं मिलेगा तो पेप्सिन नहीं बनेगा। अब ये पेप्सिन क्या करेगा? पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन, प्रोटीन को तोड़ेगा और छोटी छोटी चेन बनाएगा, जिन्हें हम बोलते हैं प्रोटियोजेस या पेप्टोन्स। पेप्टोन्स बहुत छोटी चेन हो गई, ठीक है, मतलब ये छोटी छोटी चेनों के नाम है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इतने अमीनो एसिड होगी तो ये नाम पड़ेगा, इतने अमीनो एसिड होंगे तो ये नाम पड़ेगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ठीक, बस ये है कि प्रोटीन को तोड़कर जो छोटी छोटी चेन बनती है उन्हें बोलते हैं हम लोग प्रोटियोजेस और पेप्टोन। ठीक है, अच्छा ये काम कौन कर रहा है? पेप्सिन। ठीक, अच्छा एक खास बात, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट किया किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ HCl, जिसकी वजह से पीएच कितना हो गया? 6.8, सॉरी 1.8। अच्छा, पेप्सिन जब बन जाता है तो पेप्सिन एक ऑटो कैटलिस्ट है। ऑटो कैटलिस्ट का मतलब, अब पेप्सिन दूसरे पेप्सिनोजन को भी कैटलाइज करने की ताकत रखता है। मेरी बात सुनना, पेप्सिनोजन को HCl ने कैटलाइज किया और क्या या बोलो एक्टिव किया,
और पेप्सिन में बदल दिया, जो कि एक कैटलिस्ट है अर्थात एंजाइम है। अब जब ये पेप्सिन बनेगा तो ये और दूसरे पेप्सिनों को भी एक्टिव करने की ताकत रखता है, मतलब दो लोग एक्टिव करेंगे, HCl भी करेगा और पेप्सिन खुद भी करेगा, और इसी को बोलते हैं ऑटो कैटालिसिस। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात समझना कि अब प्रोटीन तोड़ दिया गया है पेप्सिन की मदद से। पीएच किस पे बेटा? 6 पॉइंट, सॉरी बार बार 6 पॉइंट माउथ का निकल रहा है, इधर देखो 1.8 पर। ठीक है, हम लोगों में तो प्रोरेनिन नहीं निकलता, प्रोक्रीप्राइन नाम के पहले कुछ और है, जल लग गया मतलब इनएक्टिव। हम लोगों में प्रोरेनिन नहीं निकलता क्योंकि हम लोग एडल्ट हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो सिर्फ दूध पीते हैं, इसलिए उनके स्टमक में यही पेप्टिक या चीफ सेल, मैं हमेशा बोलता हूं सारे एंजाइम चीफ ही निकालेगी, प्रोरेनिन को कन्वर्ट कर देता है रेनिन में। ठीक, अच्छे समझना। और ये काम भी आपका कौन करता है? पेप्सिन करता है। सॉरी जस्ट अ सेकंड। हाँ, प्रोरेनिन नाम का इनएक्टिव एंजाइम होता है जो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? रेनिन में। और ये रेनिन जो है, सॉरी मुंह से निकल गया था, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो मैं लिख सकता हूं डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन इन इन्फेंट्स, अर्थात बच्चों में। सर हम लोगों में कौन करेगा? हम लोगों में पेप्सिन ही ये काम करेगा, लेकिन छोटे बच्चों में आपका क्या निकलता है? प्रोरेनिन नाम का एंजाइम, जो कि पीएच 6.8 पर एक्टिव हो जाता है। अरे यार बार बार 6.8 निकल रहा, हद हो गई। पीएच 1.8 पर एक्टिव हो जाता है, किसमें कन्वर्ट होता है? रेनिन में, जो डाइजेस्ट करेगा मिल्की प्रोटीन को इन इन्फेंट्स। ठीक है, प्रोटीन, पेप्टोन, प्रोटीज, पेप्टाइड, बिल्कुल सही विशाल। ठीक है, चल यहां तक हमें क्लियर हो गया। स्टमक में थोड़ी मात्रा में लाइपेज निकलता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज, लेकिन ये लाइपेज यहां पर लाइपेज किसको डाइजेस्ट करेगा? फैट को, लेकिन फैट को लाइपेज यहां डाइजेस्ट नहीं कर पाता क्योंकि पीएच 6 1.8 पे ये काम नहीं करता, तो स्टमक में लिपिड का कोई डाइजेशन नहीं होगा। लेकिन हाँ, पूछेगा क्या लाइपेज निकलता? हाँ भैया लाइपेज निकलता, पर डाइजेशन नहीं कर पाता है। तो हुआ क्या? इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में गैस्ट्रिक ग्लैंड कितने टाइप की हुई? 3 टाइप की। म्यूकस नेक्स्ट सेल काम है म्यूकस निकालना, पेप्टिक या चीफ सेल सारे एंजाइम निकालना, पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल ये आपकी इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करेगी, उसको निकालेगी, और इसके साथ साथ ऑक्जेंटिक सेल आपका HCl में निकालेगी। ठीक है, HCl की मौजूदगी में तो पेप्सिनोजन निकला, वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात एक्टिव पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन को तोड़ देगा, प्रोटियोजेंस प्लस पेप्टोन में। तो बच्चों में अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो छोटे बच्चों में बेटा प्रोरेनिन आपका पीएच 1.8 पर कन्वर्ट हो जाएगा रेनिन में। और याद रखना रेनिन में डबल एन है, सिंगल एन वाला रेनिन आपका कौन निकालता है? किडनी। याद आया किडनी वाला जब रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन को आया था रेनिन। अच्छा, रेनिन क्या करता है? आपका डाइजेस्ट करेगा मिल्क प्रोटीन इन इन्फेंट्स, अर्थात बच्चों में। अच्छा बेटा, लगातार HCl निकल रहा है तो इससे कहीं म्यूकस वाली मेम्ब्रेन जल ना जाए, क्योंकि म्यूकस वाली मेम्ब्रेन बिल्कुल प्लास्टिक की तरह है। तुम कहते हो कि मैं तेजाब में हाथ नहीं डाल सकता, मैं बिल्कुल डाल सकता हूँ, प्लास्टिक की थैली पहना दो, हाथ डाल के बाहर निकाल लूंगा, हैप्पी बर्थडे टू यू, कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन बेटा बहुत ज्यादा HCl निकल गया तो यहाँ घाव हो सकता है। तो घाव से बचने के लिए, कहां लिखे जगह ये नहीं है, घाव से बचने के लिए स्टमक आपका म्यूकस, अभी वहां दिखाया था ना म्यूकस चिपचिपा होता, पूरी एक लेयर बना देगा, या पूरे हाथ में वैसलीन चकोड़ लो, वैसलीन, तो अगर हाथ डालोगे तो भी नहीं जलेगा। तो बेटा म्यूकस और बाइकार्बोनेट क्या करेगा बेटा? स्टमक की एसिडिटी को कंट्रोल कर लेगा। ये दोनों आपके HCl की वजह से जो नुकसान पहुंच सकता है उससे बचाते हैं, अर्थात पीएच 1.8 से नीचे नहीं होने देते। भाई म्यूकस एक लेयर बना लेगा और बाइकार्बोनेट क्या करेगा? बेसिक कंडीशन क्रिएट करने लगेगा ताकि पीएच 1.8 बना रहा। तो अल्टीमेटली अब मैं समराइज करूं अपनी पूरी बात को, तो यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं स्टमक को लेकर, तो स्टमक में बेटा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, किसका डाइजेशन हुआ? कार्बोहाइड्रेट का नहीं हुआ, प्रोटीन का हुआ, लिपिड का नहीं हुआ, न्यूक्लिक एसिड का नहीं हुआ। क्या यहां तक बातें क्लियर है? हाँ, उसी घाव को अल्सर बोलते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर। यहां तक क्लियर है? जल्दी लिखिए। अच्छा एक चीज लिख लो, डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन स्टमक, डाइजेस्टेड, हाँ समन्था, मिनिमम 100 अमीनो एसिड होना चाहिए एक्सेप्ट इंसुलिन। इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड है लेकिन वो प्रोटीन कहलाता है। देखो
digested food in stomach is called chyme. CHYME, chyme. स्टमक की म्यूकस मेम्ब्रेन को कौन बचा रहा है? बाइकार्बोनेट और म्यूकस। म्यूकोसा लेयर को कौन बचा रहा है? बाइकार्बोनेट और म्यूकस। लिख लिया? लिख लिया? रेनिन याद रखना, प्रोटीन को तोड़ेगा बस, वो भी बच्चों में। ओके बेटा, चलो अब आगे बात करें। अब यहां पर क्या आ गया? पाइलोरिक स्फिंक्टर, और यहां से खाना गिरा डिओडेनम में। अब यहां की कहानी भैया बहुत डिटेल में सुनना, क्योंकि यही सारा खेल होने वाला है। सबसे भयानक डाइजेशन यही होता है। अभी से माउथ में कार्बोहाइड्रेट 30% तोड़े हैं, वो भी पॉलीसेक्राइड। स्टमक में प्रोटीन तोड़े, वो भी पूरा नहीं टूटा, अभी अमीनो एसिड नहीं बना है। जिस दिन अमीनो एसिड बन जाएगा मैं कहूंगा हैप्पी बर्थडे। अब बेटा इतने डायग्राम को, सिर्फ डिओडेनम के इतने डायग्राम को बहुत जूम करके देखेंगे, बहुत बड़ा करके देखेंगे, और उससे पहले मैं आपको एक कनेक्टिविटी पूरी पढ़ा दूं दोबारा, ताकि आपको और अच्छा समझ में आए, है ना। डायग्राम जूम कर रहा है,